गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केशव कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र। आज मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में मुस्लिम कालीन शिक्षा के विषय में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में अवगत करा दिया है, उसी क्रम में आइए आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी प्रवेश की व्यवस्था थी, किस प्रकार जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली थी वो उस युग में कार्यरत थी। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसके जो शिक्षा के केंद्र थे। तो यहाँ आपके लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि जो शिक्षा के केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों में मकतब। ठीक है, मकतब और मदरसा दो शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें जो मकतब था उसमें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, और जो मदरसा था इसमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा हेतु मकतब और उच्च शिक्षा हेतु मदरसे का प्रावधान। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षा क्या सिर्फ मकतबों में दी जाती थी? ऐसा नहीं। कान खाहें इसमें भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। जो दरगाहें थी इसमें भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। यानी कि ये मकतब के से छोटे केंद्र थे जहां पे कुछ छात्रों को रख के भी शिक्षा देने का कार्य कराया जाता था। ये उसी तरह से है जैसा आज के डेट में जो प्री स्कूल्स होते हैं, जहां बच्चे को मकतब में प्रवेश कराने से पूर्व ही मकतब में बैठने, चीजों को पढ़ने, चीजों को रटने के लिए उनको पहले ही तैयार करने की जो व्यवस्था थी वो खान और दरगाहों में की जाती थी। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था वो मकतब ही था। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम समझते हैं कि मकतबों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, तो जो मकतब है, मकतब में जो प्रवेश के लिए आयु निर्धारित की थी वो याद रहे 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु जो है वो मुस्लिम छात्रों के लिए जो है निर्धारित की गई थी कि इस उम्र में जो है ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने हेतु मकतबों में आ सकते हैं, यानी कि इनका प्रवेश इस आयु में ही होगा। दूसरा था संस्कार। कौन सा था? तो संस्कार में बिस्मिल्लाह खानी, जैसा आपने वैदिक युग में पढ़ा उपनयन संस्कार, बौद्धिक युग में पढ़ा प्रबज्जा संस्कार, उसी तरह से मुस्लिम काल में जो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार था वो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के समय किया जाने वाला संस्कार था। ठीक है, अब इस संस्कार में क्या कराया जाता था? तो इस संस्कार में बच्चे को मौलवी साहब जो होते थे वो कुरान शरीफ की कुछ आयतें बोलते थे और बच्चा उसको दोहराता था। अगर बच्चा दोहराने में भी असमर्थ हो जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, सिर्फ अगर उसने बिस्मिल्लाह कह दिया तो भी ये मान लिया जाता था कि यह संस्कार पूर्ण हो गया है, अब उसे मकतब में प्रवेश दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम कैसा था। तो पाठ्यक्रम में देखिए, चूंकि प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है तो 4 वर्ष का बालक है, 4 वर्ष का बालक है तो वो बहुत ज्यादा चीजों को नहीं समझ पाएगा। जो पाठ्यक्रम की बात की गई है तो पाठ्यक्रम में आप देखेंगे 4 वर्ष का बालक है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीख सकता, कठिन शब्दों को नहीं सीख सकता, तो उसको कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो उसका जो पाठ्यक्रम था उसमें जो शामिल थे, एक तो वर्णमालाओं का ज्ञान कराया जाता था, अली बे ते जो उर्दू जबान होती है
उसकी वर्णमालाओं का ज्ञान कराया जाता था, पढ़ना व लिखना सिखाया जाता था, जिस तरह से हर युग में लगभग सिखाया जाता था। साधारण अंक गणित यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, और कुरान की कुछ आयतें उसको रटवाई जाती थी। ठीक है, तो मकतब में जो पाठ्यक्रम था वो इस तरह से था। अब आइए देखते हैं शिक्षा का माध्यम क्या था। तो जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी और फारसी भाषा थी। ठीक है, अरबी और फारसी भाषा में जो है शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। समझने के जगह पे रटने पर ज्यादा बल दिया जाता था। मानना उनका ये था कि बच्चा पहले चीजों को रट ले तब उसका अर्थ समझाया जाए। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक अनसीन पैसेज आता है, कई परीक्षाओं में आपको दिया जाता है कि अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आप उत्तर दीजिए कुछ प्रश्नों का जो नीचे दिए गए हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। साधारणतः हम यही करते हैं कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना शुरू कर देते हैं या गद्यांश को पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोनों स्थितियों में हम एक चीज काम करते हैं कि जब हम गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं उसके तुरंत बाद हम प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, फिर प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर गद्यांश की तरफ ध्यान देते हैं। यानी कि अगर हमको प्रश्न पहले से ही पता रहेंगे तो हम उसके उत्तर तक पहुंचने में ही तुरंत जो है उसको टिक कर लेंगे कि हाँ इसका उत्तर ये हो रहा है। यानी कि उत्तर पाने के लिए प्रश्न जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे भी वो लोग कहते थे कि रट पहले लो, रट उच्चारण आपका सही हो जाए, अर्थ हम आपको बाद में बता देंगे। उसके अर्थ को हम बाद में, अच्छा हर युग में क्या होता था कि एक लंबा समय था जिसमें वो पढ़े लिखे चीज को अपने जीवन में आत्मसात करता था। यहाँ पे भी उसके व्यक्तित्व से वो सारे गुण दिखाई पड़े, इसका भी पूरा प्रबंध किया गया था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। मौखिक और प्रत्यक्ष विधि। मौखिक बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप समझते हैं कि मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। प्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य है कि जो जीवंत क्लास है, क्लास में जो है मौलवी जो होता था या वहां का जो अध्यापक होता था वो उन पे नजर बनाए रखता था, इसी को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब देखिए, अभी तक आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही थी। दिक्कत कहाँ होती है, तो गुरु शिष्य संबंध हमने बौद्ध कालीन शिक्षा में भी पढ़ा, हमने वैदिक कालीन शिक्षा में भी पढ़ा, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी गुरु और शिष्य के संबंध क्या थे। यहाँ पे जो गुरु शिष्य संबंध थे उसमें आत्मनिष्ठा, आत्मीयता, घनिष्ठता इत्यादि का लोप होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दंड का प्रावधान, यानी कि अगर रटने का कार्य आपको दिया जाए और रटने के बाद अगर आप उसमें गलती करते हैं तो इसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान था। और दंड भी कैसा, कठोर दंड, मतलब शारीरिक दंड की व्यवस्था थी, जिससे गुरु और शिष्य में एक आत्मीयता या घनिष्ठता का संबंध नहीं बन पाया। फिर भी गुरु का स्थान ऊंचा था और गुरु की बात का लोग सम्मान करते थे मुस्लिम युग में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वर्ग के छात्रों को ही शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें अन्य किसी जाति का, धर्म का बालक प्रवेश नहीं ले सकता था। अब आप समझिए कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें स्त्रियों की क्या दशा थी। तो स्त्रियां जिस तरह से पहले उपेक्षित थी उसी तरह से मुस्लिम काल में भी स्त्रियां उपेक्षित थी, परंतु जिस तरह से हर, चाहे वैदिक युग हो चाहे बौद्धिक युग हो, कुछ न कुछ स्त्रियों को, कुछ धनाढ्य वर्ग था, कुछ कुलीन वर्ग था जिनको शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। वैसी व्यवस्था मुस्लिम युग में भी देखने को मिलती है। कुछ स्थानों पे कुछ लोग जो है इकट्ठा होकर कुछ स्त्रियों को शिक्षा देने का भी कार्य करते थे, जो बहुत नाम मात्र का था। तो एक वर्ग विशेष था जिनको ये सब शिक्षा मिलती थी, और कुरान की आयतें सबके लिए चूंकि जरूरी थी,
और महिलाओं को शिक्षा में इसलिए भी इन्वॉल्व किया गया क्योंकि जो नमाज वगैरह होती है वो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए जो है आपका शिक्षित होना अति आवश्यक है। अतः कहीं न कहीं एक धार्मिक मजबूरी भी थी कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, इसी के उसमें महिलाओं को भी शिक्षा देने का कार्य किया गया, जो थोड़ा था। आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन से व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान मुस्लिम युग में किया जाता था, तो छोटे मोटे जो लघु उद्योग थे, कपड़ा बनाने का कार्य था, कपड़ा सिलने का कार्य था, या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधों की जो बात करते थे, तो उस तरह के भी जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए थे जहां पे व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि बच्चा जो है अपने आप को समय जैसे ही मतलब या तो उसका मन ना लगे या फिर वो जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करता था तो आत्मनिर्भर बनने के लिए वो इस तरह के व्यवसाय में लीन हो जाता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और इसके कुछ मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को के अंत तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।